न तलाक दूंगी न साथ रहूंगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जब ये शब्द गूंजे तो एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। जज साहब ने अपनी कलम रोक दी, वकील एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और पीछे बैठी भीड़ में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। कटघरे में खड़ी थी 28 साल की प्रिया शर्मा। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। महंगी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी में कोई भूचाल आया हुआ है। उसके ठीक सामने खड़ा था उसका पति अमित शर्मा, एक बिखरा हुआ आदमी जिसकी आंखों की लाली और चेहरे की बेबसी चीख चीख कर उसकी कहानी कह रही थी। उसने जज साहब से सिर्फ एक भीख मांगी थी, जज साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ सुलह करना चाहता हूं, उसके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दे। मुझे इस घुटन से आजाद कर दीजिए। जज साहब, श्रीमती प्रिया शर्मा, आप क्या चाहती है? जज ने प्रिया की ओर देखते हुए सवाल किया। अब सबकी निगाहें पत्नी प्रिया शर्मा पर टिक गईं। प्रिया के होठों पर फिर से वही रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने जज साहब की आंखों में देखते हुए बिना पलक झपकाए अपनी ठंडी और सधी हुई आवाज में कहा, मैं इनसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारा भत्ता लूंगी जज साहब। ना तो मैं इनके साथ रहूंगी और ना ही इन्हें तलाक दूंगी। जज साहब ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा। उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ थी। श्रीमती प्रिया, न आपको अपने पति के साथ रहना है, न ही उन्हें तलाक देना है। यह कोर्ट है, कोई मजाक नहीं चल रहा। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं कोई मजाक नहीं कर रही जज साहब, मेरा यही फैसला है और बिल्कुल अटल है। यह सुनते ही अमित वहीं कटघरे में लगभग गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जज आदित्य शर्मा समझ गए थे कि यह कोई आम पति पत्नी का साधारण झगड़ा नहीं है। यह एक ऐसी पहेली है जिसकी जड़ में कोई गहरा राज छिपा है। उन्होंने हथौड़ा मेज पर मारा। ऑर्डर, ऑर्डर। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। अमित के वकील वर्मा जी ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, यह मेरे मुवक्किल के मानवाधिकारों का हनन है। यह मानसिक क्रूरता की पराकाष्ठा है। लेकिन वहीं पास खड़े प्रिया के वकील मुस्कुराए। माय लॉर्ड, ऐसा तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती तो उसे तलाक देना ही पड़ेगा। यह मेरी मुवक्किल का अधिकार है। अमित ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक हताश पति का दर्द साफ झलक रहा था। जज साहब, मैं तो आज भी इनके साथ घर बसाना चाहता हूं। मैंने इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, इनकी माताजी से बात की, यहां तक कि बहुत से रिश्तेदारों और दोस्तों से भी कहलवाया। मैं सुलह करने को तैयार हूं, लेकिन यह सुनने को तैयार ही नहीं है। अमित की आंखों में आंसू भर आए। जज साहब हैरान थे। एक तरफ एक बेबस पति था जो आजादी की भीख मांग रहा था, और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी पत्नी जो उसे एक अदृश्य जंजीर में बांधकर रखना चाहती थी। जज साहब ने प्रिया की तरफ देखा। श्रीमती प्रिया शर्मा, आपके पति कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आपको क्या परेशानी है? प्रिया ने एक नजर अमित पर डाली जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। फिर उसने जज साहब की तरफ देखकर सपाट आवाज में कहा, जहां इज्जत ही ना हो वहां रहकर क्या करूंगी जज साहब? इज्जत? अमित लगभग चीख पड़ा। मैंने तुम्हें कौन सी बेइज्जती दी है? तुम बताओ तो सही। प्रिया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वो मैं आपको नहीं, जज साहब को बताऊंगी। अमित के वकील ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। यह सिर्फ मेरे क्लाइंट को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की एक साजिश है। प्रिया का वकील तुरंत खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के पास अपनी हर बात का वाजिब कारण है। जज साहब ने दोनों वकीलों को शांत कराया। उन्होंने प्रिया से सीधे पूछा, ठीक है प्रिया जी, आप बताइए, क्या शिकायत है आपको अपने पति से? क्या इन्होंने आपके साथ कोई मारपीट की है, कोई घरेलू हिंसा? प्रिया ने एक पल सोचा, फिर कहा, नहीं जज साहब, हाथ तो कभी नहीं उठाया। क्या दहेज की मांग रखी गई है? जज साहब ने पूछा, लेकिन प्रिया ने उसे भी इनकार कर दिया। अमित के चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई, लेकिन प्रिया के अगले शब्दों ने उस राहत को हवा में उड़ा दिया। लेकिन जज साहब, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं होते, दिल पर भी लगते हैं, और दिल पर लगे जख्म ज्यादा गहरे होते हैं। कोर्टरूम में जज साहब के एक सवाल ने जैसे प्रिया के अंदर दबे हुए जख्मों को फिर से हरा कर दिया। आप मुझे पहले पूरी कहानी बताइए, दोनों की मुलाकात कैसे हुई? प्रिया की नजरें एक पल के लिए अमित से मिलीं, और उसकी आंखों में नफरत की जगह एक भूली बिसरी याद की झलक कौन थी। जज साहब, हमारी कहानी किसी परी कथा की तरह ही शुरू हुई थी। हम एक दोस्त की शादी में मिले थे। मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी और ठहराव दिखाई दिया। छोटे शहर से आए एक सीधे सादे लड़के, जिनकी दुनिया भविष्य की योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती थी, और मेरी दुनिया बड़े बड़े सपनों से भरी थी। उनकी नजरों में मेरे लिए जो इज्जत थी, उसने मुझे पहली ही मुलाकात में उनकी तरफ खींच लिया। उस मुलाकात के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो घंटों तक फोन पर चलता रहा। उन्हें मेरा चुलबुलापन और जिंदगी को भरपूर जीने का अंदाज पसंद था, और मुझे उनकी बातों में छिपी सच्चाई, वो सब बातें मुझे उनकी तरफ खींच रही थीं। अमित ने कहा था, प्रिया, मैं कोई शहजादा नहीं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा।
तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करना मेरी जिंदगी का मकसद होगा। मैंने भी मजाक में पूछा था, और अगर मैं कोई ऐसी चीज मांग लूं जो आप पूरी न कर सकें? अमित ने जवाब दिया था, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता हूं। बताते हुए प्रिया की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उस एक वादे पर मैंने अपनी पूरी दुनिया उनके नाम कर दी थी। जज साहब, और कौन लड़की ऐसे वादों पर यकीन नहीं करेगी? मुझे लगा था कि मुझे मेरी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया है। शादी के दिन उन्होंने मुझसे कहा था, प्रिया, आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी है और तुम्हारा हर दुख भी मेरा। हम कभी अलग नहीं होंगे। मैंने अपने माँ बाप, अपना घर, अपने सपने, सब कुछ पीछे छोड़कर इनके साथ एक नई जिंदगी शुरू की। मुझे लगा था कि अब मेरी दुनिया सिर्फ खुशियों से भरी होगी। प्रिया की आवाज अचानक सख्त हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि जो शीश महल मैं अपने सपनों में बना रही थी, वो शादी के कुछ ही महीनों बाद बिखर कर टुकड़ों में बंट जाएगा, और वो टुकड़े आज भी मेरे दिल में चुभते हैं। जज साहब ने गहरी सांस ली। तो फिर यह सब बदल कैसे गया? वो कौन सा तूफान था जिसने इस खूबसूरत परी कथा को एक डरावने सपने में बदल दिया? प्रिया ने अपनी नम आंखें उठाईं, जिनमें शिकायतों का एक सुलगता हुआ अंगारा था। उसकी आवाज, जो कुछ पल पहले कांप रही थी, अब किसी टूटे हुए शीशे की तरह तेज और धारदार हो गई थी। तूफान? जज साहब, तूफान तो एक बार में आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। मेरी जिंदगी में तो हर रोज एक नया बवंडर उठता था, जिसने धीरे धीरे मेरी हर खुशी को निगल लिया। प्रिया एक कदम आगे बढ़ी और अमित की तरफ उंगली उठाई, जो इस इल्जाम से सकपका गया था। शादी के 3 साल हो गए जज साहब। क्या आप यकीन करेंगे, इन 3 सालों में ये मुझे एक बार भी कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गए। जिस इंसान ने आसमान से तारे तोड़ लाने की कस्में खाई थीं, उन्होंने मुझे घर की 4 दीवारों में कैद करके रख दिया। मेरे लिए दिल्ली का मतलब सिर्फ वो 2 कमरों का फ्लैट था। वो मुझे रानी बनाने वाले थे, लेकिन बना दिया एक ऐसी कैदी जिसकी दुनिया सुबह रसोई से शुरू होती थी और रात को उन्हीं के इंतजार में खत्म हो जाती थी। कोर्ट में बैठी कुछ औरतें एक दूसरे को देखने लगीं। यह एक ऐसी शिकायत थी जिसे कई दिल महसूस कर सकते थे। प्रिया की आवाज और ऊंची हो गई। इस इंसान ने, जज साहब, इस इंसान ने मुझे मेरे करियर की शुरुआत तक नहीं करने दी। कभी किसी बहाने से मुझे हमेशा रोक देता। और तो और, मेरा जन्मदिन, जो मेरे लिए सबसे खास दिन था, पहले साल इन्होंने यह कहकर टाल दिया कि इस बार थोड़ा जरूरी काम आ गया है, अगली बार शानदार पार्टी करेंगे। दूसरे साल ये भूल ही गए। मैंने वो दिन रोते हुए गुजारा था। जज साहब, इन्हें मेरा प्यार नहीं, मेरी खुशियां नहीं, सिर्फ अपना काम और अपना आराम याद रहता था। अमित कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा। प्रिया, यह सच नहीं है। चुप रहो तुम। प्रिया लगभग चीखी। आज मुझे बोलने दो। जज साहब, इस घर में मेरी कोई पहचान ही नहीं थी। मैं इनकी पत्नी थी, लेकिन घर का हर फैसला इनकी मां लेती थी। मेरी राय की कीमत उस घर में रद्दी के कागज से भी कम थी। उसकी आवाज में अब दर्द और गुस्सा एक साथ घुल चुके थे। और हद तो तब हो गई, जज साहब, जब मैं तेज बुखार में तप रही थी। मेरा बदन टूट रहा था। मैंने इनसे बस इतना कहा कि ऑफिस से जल्दी लौट आना और मुझे डॉक्टर को दिखा लाना। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी मां को फोन करके कह दिया, मम्मी, प्रिया की तबीयत ठीक नहीं, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दिलवा दो। जज साहब, मैं बुखार के कारण तप रही थी। और सुनिए, इनकी मां ने क्या किया। उन्होंने अपना देसी नुस्खे वाला काढ़ा बनाकर मुझे पिला दिया। और मेरे महान पति ने दोबारा फोन करके पूछने तक की तकलीफ नहीं की कि मेरी तबीयत कैसी है। जिस सहारे की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो कहीं नहीं था। आखिरकार मेरी मां का फोन आया, और जब मैंने उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताया, तो वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गईं। तब जाकर मुझे कहीं आराम आया था। उसके बाद भी मेरी मां ने न जाने कितनी बार फोन करके मेरा हाल चाल पूछा था, लेकिन मेरे पति ने एक बार भी नहीं। आप ही पूछिए इनसे, इन्हें पत्नी चाहिए थी या नौकरानी? जब ये मुझे अपनी पत्नी का हक ही देना नहीं चाहते थे, तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी रचाकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की? प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोर्टरूम में एक भारी खामोशी छा गई थी, जिसे प्रिया की सिसकियां ही तोड़ रही थीं। अमित के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। उसने कांपते होठों से जज साहब से कुछ कहने की इजाजत मांगी। जज साहब ने उसे सिर हिलाकर अनुमति दी। अमित अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोला, जज साहब, हाँ, यह सच है कि मैं प्रिया को कहीं घुमाने नहीं ले गया, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। वरना कौन पति नहीं चाहेगा कि अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी दे? लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए एक सैलरी से घर की ईएमआई निकालना, मां की दवाइयां, महीने का खर्च और ऊपर से ऑफिस की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच मैं शौक पूरे करूं या घर चलाऊं? परंतु मैंने इसे वादा किया था कि मेरा प्रमोशन होते ही सबसे पहले मैं इसकी यह ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसकी आवाज में एक मध्यम वर्गीय इंसान की बेबसी साफ झलक रही थी। प्रिया, जहां तक तुम्हारे पहले जन्मदिन की बात है, मैं घर आने में लेट जरूर हो गया था प्रिया, लेकिन उस दिन ऑफिस से लौटते हुए मैं तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता और तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लेकर आया था। हाँ, वो कोई महंगा तोहफा नहीं था, लेकिन उसमें मेरा प्यार था। पर तुम्हें वो मिठाई नहीं, किसी 5 सितारा होटल में डिनर चाहिए था, जो उस महीने मेरे बजट से बाहर था।
क्या प्यार की कीमत तोहफे के आकार से तय होती है? जज साहब, अमित की आवाज भर्रा गई। और वो दिन जब तुम्हारी तबीयत खराब थी? हाँ, मैं नहीं आ सका। मेरे ऑफिस में एक बहुत जरूरी इंस्पेक्शन थी। अगर मैं उस दिन छुट्टी लेता तो शायद मेरी नौकरी चली जाती। और ये नौकरी, ये भी तो मैं अपना घर चलाने के लिए करता हूं प्रिया। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए ही तो दिन रात खटता हूं। मैंने मां को फोन किया, उन्हें कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। मां ने तुम्हें घरेलू दवा दी, तुम्हारा ख्याल रखा। हाँ, माना कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गईं क्योंकि उन्हें यकीन था कि उस नुस्खे से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो मुझे भी आज तक वही काढ़ा पिलाती आई हैं। लेकिन क्या यह मेरा गुनाह था कि मैंने अपनी मां से मदद मांग ली? अमित ने जज साहब की तरफ देखते हुए कहा। जज साहब, मैं इसे रानी शायद नहीं बना सका। मैं आसमान से तारे तोड़कर नहीं ला सका। मैं एक आम इंसान हूं जो अपने परिवार को एक अच्छी, इज्जत भरी जिंदगी देने की कोशिश कर रहा था। शायद मेरी कोशिशें इनकी उम्मीदों के सामने छोटी पड़ गईं। अमित के इन शब्दों ने कोर्टरूम का माहौल बदल दिया। कहानी जितनी सीधी और एकतरफा लग रही थी, अब उतनी थी नहीं। सहानुभूति की लहर अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। जज साहब ने सारे पहलुओं को सोच विचार कर उन्होंने अपनी नजरें प्रिया पर टिकाईं, जिसकी आंखों में अब भी शिकायतें थीं। जज साहब ने संयम से कहा, श्रीमती प्रिया, मैंने आपकी बातें सुनी। घुमाने न ले जाना, जन्मदिन पर महंगा तोहफा न देना या आपकी राय न लेना, ये बातें यकीनन दिल दुखाती हैं। लेकिन क्या यह वजह इतनी बड़ी है कि आप अपने पति से अलग हो जाएं? पति पत्नी के रिश्ते में इन छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव तो आ सकता है, लेकिन इन सब चीजों के कारण रिश्ता तोड़ना समझदारी नहीं है। इससे पहले कि प्रिया कोई जवाब देती, कोर्टरूम में पीछे से एक तेज और भावुक आवाज गूंजी। जज साहब, आप प्रिया को गलत समझ रहे हैं क्योंकि इसने आपको अब तक इस पर हो रहे जुल्म की पूरी कहानी बयान ही नहीं की है। मैं बताऊंगी कि इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सबकी निगाहें उस आवाज की दिशा में घूम गईं। लोगों के बीच खड़ी एक 60 साल की महिला, जिनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर अपनी बेटी के लिए लड़ने का जज्बा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। यह प्रिया की मां सुधा देवी थी। कोर्ट के एक अधिकारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आप बैठ जाइए, जब आपको बुलाया जाएगा आप तभी आगे आइएगा। लेकिन सुधा देवी रुकी नहीं। प्रिया मेरी बेटी है, उसे जन्म दिया है मैंने, मैं चुप नहीं रह सकती। उनकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि जज साहब ने हाथ के इशारे से अधिकारी को रोक दिया। उन्हें आगे आने दीजिए, जज साहब बोले। सुधा देवी कटघरे के पास आकर खड़ी हो गईं। उनकी सांसें फूली हुई थीं। जज साहब, मेरी बेटी ने आपको इस मक्कार आदमी की पूरी सच्चाई नहीं बताई। असली जिल्लत तो मेरी बेटी ने सहन की है। जब भी प्रिया के मायके में, यानी कि हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारों में कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता था तो ये साहब कभी इसके साथ नहीं जाते थे। मेरी बेटी बेचारी अकेली जाती थी। सब लोग पूछते थे, तुम्हारे पति क्यों नहीं आए? क्या जवाब देती मेरी बच्ची? सबके सामने उसका सिर शर्म से झुक जाता था। बताइए, क्या यह मानसिक प्रताड़ना नहीं है? अमित ने तुरंत अपना बचाव करना चाहा। जज साहब, यह सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी किसी फंक्शन में नहीं गया। हाँ, एक बार प्रिया के चाचा के बेटे की शादी में मैं नहीं जा पाया था। मेरी कंपनी में साल का सबसे बड़ा ऑडिट चल रहा था और मेरा वहां रहना बेहद जरूरी था। मैंने प्रिया को यह समझाया भी था, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो घर कैसे चलेगा? अमित की बात सुनकर सुधा देवी और भड़क गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर जज साहब से कहा, अरे ये तो बस एक बहाना है। हर बार इनके पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। शादी ब्याह तो छोड़िए जज साहब, जब प्रिया के पिताजी का देहांत हुआ था उस समय भी ये आदमी उसके साथ नहीं था। हम लोगों की दुनिया लुट गई थी। मेरी प्रिया को सहारे की दरकार थी, लेकिन ये कहीं और अपनी नौकरी में फंसे हुए थे। हमने फोन करके इनको खबर दी, लेकिन जब तक ये लौटे तब तक अंतिम संस्कार भी हो चुका था। अंतिम संस्कार के भी 4 घंटे बाद पहुंचे थे ये। क्या यही होता है एक पति का सहारा? कोर्टरूम में खामोशी गहरी हो गई। प्रिया के आंसुओं की धार उसके चेहरे को भिगो रही थी। वह हांफती हुई बोली, हाँ जज साहब, उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। जिस शख्स ने मुझे वादा किया था कि हर खुशी दुख में साथ देगा, वही मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख में साथ नहीं था। वो दिन मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। जज साहब ने गंभीरता से अमित को देखा। मिस्टर अमित, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अमित का चेहरा उतर गया। उसने गहरी सांस भरते हुए धीमी आवाज में कहना शुरू किया, जज साहब, मैं कसूरवार नहीं हूं, सच कह रहा हूं। मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि पिताजी की तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं नौकरी के सिलसिले में टूर पर गया था और उनकी तबीयत बिल्कुल सामान्य थी। अगर जरा सा भी अंदेशा होता मैं जाता ही नहीं। उसकी आवाज डगमगा गई। जिस क्षण मुझे फोन पर खबर मिली कि उनका देहांत हो चुका है, मैंने वहीं से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। फ्लाइट की टिकट बुक कराने लगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल सकी। मजबूरी में ट्रेन पकड़नी पड़ी। पूरी यात्रा बेचैनी में बीती, लेकिन जब तक पहुंचा तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। अमित की आंखें भर आईं। उसकी आवाज कांपने लगी। विश्वास मानिए जज साहब, उस दिन जितना दर्द प्रिया को हुआ उतना ही मुझे भी। मैं अपनी पत्नी के पिता को अंतिम विदाई भी न दे सका।
उस कसक को मैं आज तक ढो रहा हूं। जज साहब अमित की मजबूरी को समझने लगे, लेकिन सुधा देवी अभी रुकने वाली नहीं था। वह गुस्से और आंसुओं इससे भरी आवाज में बोली, देखा जज साहब, हर बार यह झूठा इंसान कोई ना कोई झूठ बोलकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर मान भी लिया जाए, उस दिन मजबूरी थी, लेकिन जो रोज रोज मेरी बेटी को सहना पड़ता है, दिन रात सास के ताने, उस सब का क्या? आप यकीन नहीं करेंगे जज साहब, मेरी बच्ची को क्या क्या सुनना पड़ता है अपने ससुराल में। तुम औरत होकर घर नहीं संभाल सकती, खाना अच्छा नहीं बनाती, बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती। ऐसे हजारों ताने सुन सुनकर मेरी बेटी का दिल पत्थर हो गया है। और जब इसने बिजनेस शुरू करने का सपना देखा, तो इस आदमी ने वह सपना भी कुचल दिया। जज साहब देख रहे थे कि प्रिया की मां एक एक करके अमित की वो सारी शिकायतें गिनाती जा रही थीं, जो प्रिया शायद भूल भी चुकी थी। लेकिन अब अपनी मां के बोलने के साथ साथ प्रिया भी वह सारी बातें याद कर करके रोती जा रही थी। प्रिया के गाल आंसुओं से भीग चुके थे। उसने रोते रोते कहा, हाँ जज साहब, मैंने सोचा था कि शादी के बाद भी मैं अपना सपना पूरा करूंगी, लेकिन मुझे साफ कह दिया गया कि तुम घर और बच्चे संभालोगी, बिजनेस नहीं। मेरे सपनों की कोई कीमत ही नहीं रही। जज साहब ने ध्यान से अमित की ओर देखा। क्या यह सच है मिस्टर अमित? क्या आपने प्रिया को बिजनेस शुरू करने से रोका? अगर उन्हें अपने सपने पूरे करने थे, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं था। अमित ने तुरंत सिर उठाया। आवाज टूट रही थी मगर दृढ़ थी। नहीं जज साहब, मैंने कभी इसे मना नहीं किया। हमारी बेटी को टाइफाइड हो गया था, वो काफी समय से बीमार चल रही थी। मैंने बस इतना कहा था कि जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक थोड़े समय के लिए इंतजार करे, क्योंकि मैं जानता था कि वो दोनों तरफ अपना ध्यान नहीं दे पाएगी, इसलिए उसे 2-3 महीने रुकने को कहा था। मैंने प्रिया से कहा था कि बच्ची की तबीयत संभलने के बाद मैं खुद उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करूंगा। और जहां तक रही मेरी मां की बातें, तो जज साहब, डॉक्टर ने बच्ची को बाहर का खाना खिलाने से बिल्कुल मना किया था। मेरी मां प्रिया को सिर्फ यही कहती थी कि बाहर का न खिलाओ, घर का अच्छा खाना खिलाओ, लेकिन प्रिया फिर भी उसे बाहर का पैक्ड फूड या मैगी नूडल्स खिला देती थी। जब भी मां इस बात पर टोकती, तो प्रिया को गुस्सा चढ़ जाता था। अक्सर इस बात पर घर में क्लेश खड़ा हो जाता था। अमित ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैंने हर बार बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन न मां को समझा पाया न प्रिया को। इस बीच सबसे ज्यादा टूटा मैं खुद हूं जज साहब, क्योंकि मैं दोनों पार्टों के बीच पिस रहा था। कोर्ट का माहौल और भारी हो गया। अमित की आवाज बीच में ही टूट गई, गला भर्रा गया और वह वहीं कटघरे में सिर झुकाकर रो पड़ा। एक 32 साल के मर्द को कोर्ट में यूं फूट फूट कर रोते देख पूरे कोर्ट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक मजबूत दिखने वाला आदमी आज पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन प्रिया की मां पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनकी आंखों में आग जल रही थी। ये मगरमच्छ के आंसू हैं जज साहब। सुधा देवी की आवाज नश्तर की तरह चुभी। जज साहब, देखिए कैसे रो रहा है। ये सिर्फ अपनी गलतियां छुपाने का एक नाटक है। जितनी भी दलीलें ये पेश कर रहा है, सब की सब झूठ हैं। एक एक पैसे के लिए तरसाता है ये मेरी बच्ची को। ये आदमी उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बेटी ने तय किया है कि वो कानून के मुताबिक हर महीने इस आदमी से गुजारा भत्ता लेगी, लेकिन इसे आजाद नहीं करेगी। ये आदमी भी प्रिया के साथ इसी रिश्ते में बंधा रहेगा। ये मेरी बेटी प्रिया को खुश नहीं रख सकता, तो मैं और मेरी बेटी भी इसे दूसरी औरत के साथ खुश नहीं देखना चाहते। जज साहब सारे बयानों को माप तोल रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहते, अमित के वकील मिस्टर वर्मा तुरंत खड़े हो गए। उनकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ता थी। जज साहब, इस सारे मामले में एक बात और भी है जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और एक पुराना लेकिन साफ सुथरा दस्तावेज निकालकर जज साहब की तरफ बढ़ाया। जज साहब, यह अमित का अपॉइंटमेंट लेटर है। 3 साल पहले बेंगलुरु की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से मिला था। पैकेज था 25 लाख रुपए सालाना। आज जो वह कमाता है उसका 3 गुना, लेकिन उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी। जज साहब ने हैरानी से दस्तावेज देखा और पूछा, क्यों? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी अपने मिस्टर अमित? इससे बेहतर तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर आपने ये नौकरी स्वीकार कर ली होती तो आज आपके हालात कुछ और होते। वर्मा जी ने एक नजर प्रिया पर डाली, जिसका चेहरा अब भावशून्य था। फिर कड़कती आवाज में बोले, जज साहब, ये बात आप मिस्टर अमित से न पूछकर इनकी पत्नी प्रिया शर्मा से पूछें तो बेहतर होगा। जज साहब मिस्टर वर्मा को हैरानी से देखने लगे। फिर मिस्टर वर्मा अपनी आवाज में पूरा दम भरकर बोले, हाँ जज साहब, क्योंकि प्रिया शर्मा बेंगलुरु शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं जा सकती, और मेरे मुवक्किल अमित शर्मा ने अपने करियर का इतना बड़ा मौका सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया ताकि प्रिया को अपने परिवार से दूर न जाना पड़े। वकील ने अपनी बात खत्म करते हुए एक सवाल दागा जो पूरे कोर्टरूम में तीर की तरह फैल गया। जिस इंसान ने अपनी पत्नी की एक ख्वाहिश के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया हो, उस पर उसकी पत्नी एक एक पैसे के लिए तरसाने का इल्जाम लगा रही है। ये कहां तक जायज है? अमित के वकील के खुलासे ने कोर्टरूम में एक भूचाल ला दिया था। जज साहब के साथ साथ वहां बैठे वकील और आम लोग भी हैरान रह गए थे। सबकी निगाहें प्रिया पर थीं,
जो मूर्ति की तरह खड़ी थी, उसका चेहरा शर्म से फीका पड़ चुका था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी और अब सुधा देवी के पास भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि यह एक ऐसा सच था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। जज आदित्य शर्मा ने दस्तावेज को देखा, फिर अमित के झुके हुए कंधों को और फिर प्रिया के पीले पड़ चुके चेहरे को। उनकी अनुभवी आंखों को अब कहानी के वो हिस्से भी दिखने लगे थे जो अब तक अंधेरे में थे। अब सुधा देवी को लगा कि बाजी हाथ से निकल रही है। उन्होंने तुरंत आंसू भरी आंखों से जज साहब की तरफ देखा। जज साहब, ये तो कहानी का एक पहलू है जिसे वकील साहब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारी बेटी को बचपन से ही राजकुमारी की तरह पाला है। उसने कभी तकलीफ देखी ही नहीं। मेरी बेटी जब ये छोटी थी तो एक गुड़िया के बाल बिगड़ जाने पर रो पड़ती थी, और मैं और इसके पापा तब तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान न ले आए। हमने उसे नाजों से पाला था जज साहब, और इन लोगों ने क्या किया? मेरी उस हंसती खेलती गुड़िया को हर रोज रोने पर मजबूर कर दिया। जिस बेटी ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसे दिन रात तानों के जहर भरे घूंट पीने पड़े। जब भी फोन करती हूं अपनी बच्ची को तो बस उसकी सिसकियां ही सुनाई देती हैं। मैं अपनी बेटी को इस नर्क में घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती जज साहब, बिल्कुल नहीं देख सकती। प्रिया ने मां का हाथ पकड़ लिया और टूटते स्वर में बोली, हाँ मां, मैं हार गई हूं। मैंने बहुत कोशिश की इस घर में अपना वजूद बनाने की, लेकिन मेरे वजूद और मेरे सपनों को बस नजरअंदाज किया गया। मैं अब थक गई हूं। कोर्ट में उपस्थित अन्य औरतें प्रिया की पीड़ा को समझ पा रही थीं, लेकिन तभी जज आदित्य शर्मा ने अपनी कलम टेबल पर रख दी और कुछ देर आंखें बंद रखीं, जैसे वह स्थिति की गहराई को नाप रहे हों। फिर उन्होंने अपने चश्मे के ऊपर से एक बहुत पैनी नजर सुधा देवी पर डाली और फिर वो सवाल पूछा जिसने केस की पूरी दिशा ही बदल दी। सुधा जी, एक बात बताइए, जब प्रिया अपने पति के घर में रह रही थी तब आप दोनों की बात कितनी बार होती थी? सुधा देवी ने बिना सोचे गर्व से कहा, रोज होती थी जज साहब। 2-3 घंटे तो आराम से बात हो जाती थी। वो मुझसे अपना हर सुख दुख बांटती थी। जज साहब ने अगला सवाल दागा, उस समय क्या आपको पता होता था कि घर में आज खाने में क्या बना है? हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छिपाती, सुधा देवी ने कहा, यह समझे बिना कि वह एक जाल में फंस रही हैं। फिर दूसरा सवाल पूछा गया, अगर सास बहू में कोई छोटी मोटी नोक झोंक होती थी तो क्या उसकी खबर भी आपको तुरंत मिल जाती थी? जी जज साहब, मेरी बेचारी बच्ची किसे दिल का हाल सुनाती, एक बात बताती थी वो मुझे। मैं ही तो उसका एकमात्र सहारा थी, सुधा देवी ने जोर देकर कहा। अब जज साहब की आवाज में एक सख्ती आ गई। उन्होंने सुधा देवी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तो मतलब आप अपनी बेटी के ससुराल के हर पल की खबर रखती थीं, उसके किचन में होने वाली सास बहू की खटपट से लेकर उनके कमरे में होने वाली पति पत्नी की निजी बातों तक। पूरे कोर्टरूम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जज साहब ने अपना आखिरी और सबसे तीखा सवाल पूछा, सुधा जी, आपने अपनी बेटी को नाजों से पाला, पढ़ाया लिखाया और धूमधाम से उसकी शादी करके विदा किया, यह सबको मालूम है, लेकिन क्या आपने उसे कभी मानसिक रूप से उसके पति के घर का होने दिया, या हर रोज फोन पर उसे वापस खींचकर अपने ही आंगन की राजकुमारी ही बनाए रखा? यह सवाल नहीं, एक आईना था जिसमें सुधा देवी को अपना क्रूर और स्वार्थी चेहरा दिखाई देने लगा था। कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें जैसे थम सी गईं। जज साहब का सवाल एक हथौड़े की तरह था जिसकी चोट से सुधा देवी तिलमिला उठी। वह तुरंत अपना बचाव करने लगी। जज साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं उसकी मां हूं। अगर वह अपना दुख मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? क्या उसे घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दूं? जज साहब ने अपनी जगह से उठे बिना शांति से कहा, सुधा जी, एक बेटी अपना दुख अपनी मां को ही बताएगी, यह बात सच है, लेकिन सवाल यह है कि दुख था कौन सा? उन्होंने अपनी पैनी नजरें प्रिया और उसकी मां पर गड़ाईं। अमित ऑफिस से लेट आया, यह एक घटना है, दुख नहीं। सास ने खाने में नुक्स निकाला, यह एक तकरार है, जुल्म नहीं। जन्मदिन पर महंगा तोहफा नहीं मिला, यह केवल एक उम्मीद का टूटना है, रिश्ते का टूटना नहीं। जज साहब की आवाज अब और गहरी हो गई। आपने अपनी बेटी से हर रोज 3 घंटे बात की। आपने उसके घर की हर छोटी बड़ी बात को सुना और हर छोटी बात को एक बड़ा दुख बना दिया। हर छोटी तकरार को एक जुल्म का नाम दे दिया। घर में होने वाली वह छोटी छोटी बातें अगर आप उससे ना पूछती और वह आपको ना बताती तो शायद 2-4 दिनों में खुद ब खुद भूल जाती और फिर से घर के लोग एक हो जाते। लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। आपकी बातों ने छोटी सी चिंगारी को सुलगाकर इतना बड़ा बना दिया कि उस चिंगारी ने आग का रूप धारण कर लिया। प्रिया की नजरों में उसके घर वाले अपराधी और वह खुद एक पीड़िता बनकर रह गई। आपने अनजाने में ही अपनी बेटी के मन में यह भर दिया कि उसका ससुराल एक नर्क है और उसका पति एक जालिम। सुधा देवी कांप रही थी। मैंने तो बस उसका साथ दिया। यह साथ नहीं था सुधा जी, जज साहब ने कठोरता से कहा, यह जहर था, एक मीठा जहर जो आपने अपनी ही बेटी के शादीशुदा रिश्ते में घोल दिया। शादी का पौधा पति पत्नी के भरोसे और आपसी समझ के पानी से सींचा जाता है। आपने रोज फोन करके उस पौधे की जड़ों में नफरत और शिकायत का तेजाब डाला। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा,
जो सुन्न खड़ी थी। प्रिया जी, जब भी आपकी अपने पति से कोई अनबन हुई, आपने उस समस्या को सुलझाने के लिए अपने पति से बात करने की बजाय अपनी मां को फोन किया। आपने अपने पति को अपना साथी नहीं, बल्कि अपनी मां को अपना वकील बना लिया। आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते का हर फैसला आप दोनों के बीच नहीं, बल्कि आपके और आपकी मां के बीच होने लगा। जज साहब ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, असली समस्या न पति में है, न पत्नी में। समस्या है इस रिश्ते में एक तीसरे व्यक्ति की उस दखलंदाजी में जो प्यार के लिबास में लिपटी हुई है। सुधा जी, आपकी बेटी 3 साल से शादीशुदा है, लेकिन आपने उसे कभी अपने पति की पत्नी बनने का मौका ही नहीं दिया। यह सुनते ही प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसके कानों में अपनी ही आवाज गूंज रही थी। मां से की गई हर शिकायत, हर आंसू, हर छोटी छोटी बात, उसे आज पहली बार समझ आया कि उसने अपने ही हाथों से अपने घर की नींव में डायनामाइट लगा दिया था। पूरे कोर्ट में सन्नाटा था और फिर पीछे से किसी ने धीरे से ताली बजाई और देखते ही देखते पूरा कोर्टरूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह तालियां जज साहब के विश्लेषण के लिए थीं, उस कड़वी सच्चाई के लिए थीं, जिसे आज हर कोई महसूस कर रहा था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अधिकार था, लेकिन साथ ही एक पिता जैसी नरमी भी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। यह साफ है कि इस रिश्ते में कड़वाहट घुल चुकी है, लेकिन यह भी सच है कि तलाक किसी भी समस्या का आखिरी हल होना चाहिए, पहला नहीं। इसलिए तलाक की अर्जी पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले यह अदालत एक वैवाहिक प्रयोग का आदेश देती है। वहां उपस्थित सब लोगों के चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए। वैवाहिक प्रयोग? यह क्या होता है? जज साहब ने अपनी बात जारी रखी। यह प्रयोग पूरे 1 महीने तक चलेगा और इसके कुछ सख्त नियम होंगे जिनका पालन करना दोनों के लिए अनिवार्य होगा। अगले 1 महीने तक श्रीमती प्रिया अपनी मां श्रीमती सुधा से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं करेंगी, न फोन पर, न वीडियो कॉल पर, और न ही उनसे मिलेंगी। यह सजा नहीं है, बल्कि यह प्रिया को मौका देने के लिए है, ताकि वह बाहरी प्रभाव के बिना अपनी सोच और अपने मन की आवाज सुन सकें। अमित और प्रिया दोनों को हर हफ्ते एक साथ मैरिज काउंसलर के पास जाना होगा। सत्र की रिपोर्ट सीधे अदालत में जमा की जाएगी। आप लोगों को एक खाली कांच का जार और कुछ कागज की पर्चियां अपने पास रखनी होगी और हर रोज बिना एक दूसरे को दिखाए अपने रिश्ते की कोई एक अच्छी और सकारात्मक याद उस पर्ची पर लिखकर जार में डालनी होगी। ये यादें आपके झगड़े शुरू होने से पहले की होनी चाहिए। इस जार को 1 महीने बाद अदालत में ही खोला जाएगा। आप दोनों एक ही घर में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाएंगे। और इस दौरान अमित की माताजी और प्रिया की माताजी उनके किसी काम में कोई दखल नहीं देंगे। ध्यान रहे, अदालत के हर हुक्म का पालन होना चाहिए सही तरीके से। यह एक अभूतपूर्व फैसला था। अमित और प्रिया दोनों हैरान थे। उनके पास इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। शुरुआती दिन बहुत अजीब और मुश्किल थे। घर में एक बोझिल खामोशी छाई रहती थी। प्रिया के लिए अपनी मां से बात किए बिना एक दिन भी काटना पहाड़ जैसा था। उसे बार बार फोन उठाने की तलब होती, लेकिन अदालत का आदेश उसे रोक देता। पहला काउंसलिंग सेशन एक तूफान की तरह था। दोनों ने अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास काउंसलर के सामने निकाल दी। काउंसलर ने बिना किसी को सही या गलत ठहराए बस उनकी बातें सुनी। लेकिन अगले सेशन में वे एक दूसरे के नजरिए को समझने लगे। प्रिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां की चिंता ने अमित को कितना घुटन और अकेलापन महसूस कराया था। वहीं अमित को समझ आया कि प्रिया अपनी मां पर कितनी निर्भर थी और नए माहौल में उसे कितने सहारे की जरूरत थी। स्मृतियों का जार धीरे धीरे अपना जादू दिखाने लगा था। हर रात सोने से पहले वे अपने अतीत के सुनहरे पलों को याद करते। अमित ने उस दिन के बारे में लिखा जब प्रिया ने उसके जन्मदिन पर आधी रात को उसका पसंदीदा केक बनाया था। प्रिया ने उस पल को याद किया जब बारिश में उनकी बाइक खराब हो गई थी और अमित ने उसे भीगने से बचाने के लिए अपनी जैकेट दे दी थी। ये छोटी छोटी यादें उन्हें यह याद दिला रही थीं कि वे कभी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। वे अपने झगड़ों को भूलकर अपनी पसंद नापसंद, अपने सपनों और अपने डर के बारे में बात करने लगे। इस प्रयोग का सबसे बड़ा मोड़ एक रात आया। प्रिया स्मृतियों के जार के पास बैठी थी और चुपचाप रो रही थी। अमित ने उसे देखा तो उसके पास आकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। प्रिया ने सिसकते हुए कहा, अमित, हम कैसे थे और हम क्या बन गए? मां की हर बात को मानना मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे सपनों को कभी समझा ही नहीं। मैंने तुम पर इल्जाम लगाए। मैं बहुत बुरी हूं। अमित ने उसे अपनी ओर खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। बहुत समय के बाद वे एक दूसरे के आलिंगन में थे। अमित ने कहा, तुम बुरी नहीं हो प्रिया। शायद मैं भी तुम्हें वह भरोसा नहीं दे पाया कि तुम अपनी हर बात मुझसे कह सको। गलती हम दोनों की है। उस रात उस घर की खामोशी टूटी। आंसुओं ने सारी कड़वाहट धो दी थी और उनकी जगह प्यार और समझ ने ले ली थी। ठीक 1 महीने बाद वही पटियाला हाउस कोर्ट का कमरा नंबर 402, लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग था। उनके चेहरे पर तनाव की जगह एक सुकून भरी मुस्कान थी और वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। जज साहब ने पूछा, तो क्या फैसला किया है आप दोनों ने? इससे पहले कि अमित कुछ कहता,
उससे पहले ही प्रिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में एक अद्भुत हिम्मत थी। जज साहब, मैंने इस 1 महीने में सिर्फ वक्त नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा जिया है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जितना समय अपनी मां के कंधे पर रोकर गुजारा, अगर उसका आधा समय भी अपने पति का हाथ थामकर बिताया होता तो शायद हमें कभी यहां आना ही नहीं पड़ता। वह रोते हुए अमित की तरफ मुड़ी। मैंने अपने पति के हर त्याग को नजरअंदाज किया। मैं बस शिकायतें ढूंढती रही और इनके उस प्यार को देख ही नहीं पाई जो ये छोटे छोटे पलों में मुझ पर लुटाते थे। फिर अमित बोला, मैं भी समझ चुका हूं जज साहब। मेरी पत्नी अपने मां बाप को छोड़कर मेरे भरोसे मेरे साथ आई थी। मुझे भी अपनी अर्धांगिनी को समझना चाहिए था, उसे थोड़ा समय देना चाहिए था, ज्यादा नहीं तो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर ही सकता था मैं। पूरा कोर्टरूम अपनी सांसें रोके उन्हें देख रहा था। योर ऑनर, मैं अपनी याचिका वापस लेना चाहती हूं। मैं अपने पति के साथ अपने घर वापस जाना चाहती हूं, प्रिया ने कहा। तो अमित उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और हां में सिर हिलाया। जज साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे यही उम्मीद थी। अब उस जार को खोलिए और उसमें से एक एक पर्ची निकालकर पढ़कर सुनाइए। अमित ने कांपते हाथों से एक पर्ची निकाली। उसका गला रुंध गया था, फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है जब मेरे प्रमोशन की पार्टी में एक रिश्तेदार ने मेरा मजाक उड़ाया था और तुमने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, मुझे अपने पति पर गर्व है। उस दिन तुमने मुझे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना दिया था प्रिया। प्रिया की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने अपनी एक पर्ची उठाई और पढ़ा, शादी के बाद जब मैं अपने मम्मी पापा की याद में उदास बैठी थी, तभी तुम मेरे लिए पसंदीदा तीखे वाले गोलगप्पे ले आए थे। मेरा मन तब भी भारी था तो तुमने मुझे हंसाने के लिए चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। और सच कहूं अमित, मैंने आज तक उससे ज्यादा खराब जोक्स नहीं सुने थे, लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, एक सिविल इंजीनियर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, वो एक छोटे से बच्चे की तरह मासूम सा चेहरा बनाकर मुझे हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो मुझे तुम्हारे चुटकुलों पर तो नहीं, पर तुम्हारे उस भोले से चेहरे को देखकर हंसी आ गई थी। मैं उस दिन रोते रोते हंस पड़ी थी। तुम कितने अच्छे हो अमित। पर्ची पढ़ते ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी और अमित के सीने से लग गई। अमित ने उसे बाहों में कस लिया, जैसे अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पा लिया हो। जज साहब मुस्कुराए और कहा, याद रखिए, शादी का मतलब एक दूसरे की गलतियों का हिसाब रखना नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमियों के बावजूद साथ खड़े रहना है। आज तुम दोनों ने सिर्फ अपना रिश्ता नहीं बचाया, बल्कि दुनिया को यह दिखाया है कि अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे ढहाया न जा सके। प्रिया ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ अमित की ओर देखा और कहा, आज के बाद न मैं तलाक मांगूंगी न तुमसे अलग रहूंगी, ये मेरा वादा है। अमित ने मुड़कर जज साहब की ओर देखा और हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्यवाद जज साहब, आपने हमें सिर्फ इंसाफ नहीं दिया, हमारी जिंदगी लौटा दी। तो दोस्तों, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, क्या वो सही था? कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप हमें जरूर लिख भेजें। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।